स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेल्स में फंक्शनल सिमिलरिटीज़ आर मोर प्रोनाउंस्ड एज कंपेयर टू स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़। एक ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, और एक टिपिकल नहीं कहेंगे बल्कि जनरल डायग्राम ऑफ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन आइडियलाइज्ड एनिमल सेल ए यूकैरियोटिक सेल एक है। इन दोनों को हम लोग ज़रा कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं या कितना ये डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें कोई ऑर्गेनेल नहीं है और इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये राइबोसोम्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और राइबोसोम्स, दीज आर द राइबोसोम्स। ये तीनों चीज़ें जो हैं एक यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, राइबोसोम्स मिलेंगे, लेकिन सेल वॉल नहीं रहेगी। प्लांट सेल में क्या होगा कि सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में इतना डिफरेंस आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट है। राइबोसोम्स यहाँ भी हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में, ये एनिमल सेल है, और प्लांट सेल में भी रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो डीएनए है वो सिंगल सर्कुलर होता है और वो बहुत उलझा हुआ रहता है और प्रोटोप्लाज्म के डायरेक्ट कनेक्शन में रहता है। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड एक पाया जा सकता है या एक से अधिक भी पाया जा सकता है, लेकिन ये प्लाज्मिड जो होते हैं ये स्मॉल सर्किल ऑफ डीएनए होते हैं। ये थोड़ा सा न्यूक्लियाइड का डीएनए ज़रा बड़ा होता है और प्लाज्मिड का डीएनए थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये भी सर्कुलर होता है, स्मॉल होता है। इस प्लाज्मिड को इससे अलग भी किया जा सकता है और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूसरे जीन्स के साथ इसको मिक्स करके और दूसरे कामों में ये यूज़ किया जा सकता है। एक ये जनरल डायग्राम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। एट इंटरवल्स इसमें न्यूक्लियर पोर दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, और एक इसमें न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियोलस एक हो सकते हैं या अनेक हो सकते हैं पर सेल। ये न्यूक्लियोलस जो होते हैं दे आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। 70S यस जो है स्वेटबर्ग यूनिट है, और यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। ये यस जितना अधिक होगा उनके सेडिमेंटेशन रेट को उतने ज़्यादा बताता है, उतने भारी होगा और उतनी जल्दी वो सेटल करेगा, सेडिमेंट करेगा। इस एस का मतलब ये है कि स्वेटबर्ग यूनिट, यस को स्वेटबर्ग यूनिट कहते हैं। और इसमें जो है राइबोसोम्स में इक्वल यूनिट्स, दो छोटी छोटी यूनिट्स मिली होती हैं, प्रोटीन और आरएनए की, नियरली इक्वल यूनिट्स। न्यूक्लियोलस हो गया, और ये फ्री राइबोसोम्स यहाँ पर हैं, और कुछ राइबोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके मेम्ब्रेन के ऊपर भी बाहरी सरफेस पर लगे हुए हैं।
और कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री भी पाए जा रहे हैं। तो जो साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जा रहे हैं राइबोसोम्स, वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और जो इनके ऊपर लगे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस, जो भी कुछ भी सिंथेसाइज होगा, इसे ये एनवेलप की तरह से होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, अंदर एक कैनाल बनता है, इसमें पेनिट्रेट करते हैं सब्सटेंसेस, और आप पेनिट्रेशन के बाद ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा सुप्रा न्यूक्लियर पोजीशन में वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है, वहाँ पर पहुँचती हैं। जैसे हम लोगों के घरों में एक स्टोर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग इकट्ठा रखते हैं, जब ज़रूरत होती है तो उसमें से निकाल के ले जाते हैं, और जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम बाहर से ले आते हैं। तो उसी तरह से गोल्गी में भी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, और हमें जब बाहर भेजने की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से ये सेक्रीशन वेसिकल्स बनती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करके बाहर चली जाती हैं। ये पिनोसाइटिक वेसिकल्स हैं, और पिनोसाइटोसिस के थ्रू भी सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जो हैं बाहर से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आती हैं। एक चूँकि ये जनरल डायग्राम है, और ये कई सेल में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन तमाम सारे स्ट्रक्चर्स को एक जनरल सेल के स्ट्रक्चर में ढाल दिया गया है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई सभी सेल्स में नहीं पाई जाती हैं, कुछ सेल्स में माइक्रोविलाई पाई जाती हैं और कुछ सेल्स में माइक्रोविलाई नहीं पाई जाती हैं। कुछ में सीलिया पाए जाते हैं, कुछ सेल्स में फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो ये देखिए, कुछ में सीलियम पाया जाएगा, तो ये सीलिया है, ये सीलियम रूट है जहाँ से इनकी ओरिजिन होती है, सीलियम हो गया, ये सीलियम रूट हो गया। ये माइक्रोविलाई लाइक प्रोसेसेस हैं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड का रूप बना लेती है और माइक्रोविलाई लाइक पैटर्न बन जाता है। ये एडजेसेंट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इसके पड़ोस का सेल होगा उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ जगह पर डेस्मोसोम्स बनते हैं जो उन्हें आपस में बांधे रखते हैं। ये लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है। इधर ये भी दूसरी तरफ से पिनोसाइटिक वेसिकल्स आ रही हैं। ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल जिनका सेल डिवीज़न में बड़ा अपना इम्पॉर्टेंस है। ये भी जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसको हम कहेंगे ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये ए ग्रेनुलर मतलब इसके ऊपर ग्रेनुल्स नहीं पाए जाएंगे, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स होता है, और जब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो जाता है, जब उससे वाटर का लॉस होने लगता है सेल साइकिल के समय, तब ये क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम के तरह से विजिबल होने लगते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स हैं। न्यूक्लियोलस हो गया, इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रहेगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन पर ये क्रिस्टी है, और जिस पर इस पर फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टीमेट यूनिट बनती है। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इनको F1 पार्टिकल भी कहते हैं, हम लोग बाद में इसको फिर पढ़ेंगे। और यहीं पर मैक्सिमम ATP का फॉर्मेशन होता है। ये नीचे की मेम्ब्रेन बेसल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन फोल्ड करती है, अपने अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को इनक्लोज करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स जो हैं सेल के फंक्शनल स्टेटस पर, सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि किस सेल में कितनी ज़्यादा या कम माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएंगी। ऐसा नहीं, पूरे सेल में हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी। ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियर पोर हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फ्री राइबोसोम हो गया। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देख लिए। और ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में हाफ पोर्शन में ये दिखलाया गया है स्ट्रक्चर्स ऑलवेज प्रेजेंट। ये हमेशा इतने स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, सेल वॉल रहेगी, और इसमें फूड रिजर्व रहेगा, राइबोसोम रहेगा, न्यूक्लियाइड रहेगा, प्रोटोप्लाज्म रहेगा। ये तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और इतने स्ट्रक्चर्स जो हैं कुछ सेल में रहेंगे और कुछ में नहीं रहेंगे, कभी पाया जाएगा और कभी नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ हमने लिख दिया है स्ट्रक्चर समटाइम्स प्रेजेंट, कभी पाया जाएगा और कभी नहीं पाया जाएगा। ऐसे भी सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली पाई जाती हैं, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, उसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली पाई जाएंगी। और उसमें जो है एनर्जी कैप्चर होने का, एनर्जी को जो सन एनर्जी होगी उसको केमिकल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इसमें होगा। ये सिंगल भी हो सकती हैं और बहुत सारी लैमेली एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती हैं। ये मीजोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में। मीजोसोम को कहा जाता है कि यहाँ भी ये भी ऑक्सीडेटिव पाथवेज में हेल्प करता है। न्यूक्लियोइड का ऑकेजनल कनेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बनता है, ऑकेजनल, कभी कभी संबंध बनता है। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो मीजोसोम्स हैं वो न्यूक्लियोइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कनेक्शन को मीडिएट करते हैं। जब न्यूक्लियोइड का डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है और सेल डिवाइड करता है तो उस प्रोसेस में ये मीजोसोम्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मिड हमने आपको बता दिया। और ये है मेम्ब्रेन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें भी ये इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लैमेली बनाती है और वहाँ पर उसकी इनर वॉल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। और ये भी राइबोसोम्स है, ये दोनों जगह पाया जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हम एक कंपेयर करेंगे कि स्ट्रक्चरल बेसिस पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या समानता और क्या असमानता स्ट्रक्चरल बेसिस पर। फंक्शनल बेसिस पर समानताएं अधिक हैं एज़ कंपेयर टू स्ट्रक्चरल बेसिस। सबसे पहले हम लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट है, चाहे वो फ्री हैं चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर आउटर सरफेस पर अटैच्ड हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसका फंक्शन दूसरी तरह की मेम्ब्रेन तो कर रही हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो नहीं प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आउटर वॉल, इनर वॉल और इस पर इनर वॉल पर फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये जो इसमें है ये स्पेस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा डीएनए भी पाया जाता है और कुछ इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे। एक दूसरा स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में मिलता है क्लोरोप्लास्ट, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके इनर मेम्ब्रेन पर, वो भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है,
जिसके इनर मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल पाया जाएगा। और उसके भी जैसे इसमें मैट्रिक्स है उस तरह से क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा पाया जाता है। और इनर मेम्ब्रेन जिसको थाइलोकॉइड बोलेंगे वो उसमें भी फोल्डिंग बनती है, उसके भी इनर सरफेस पर पार्टिकल्स पाए जाते हैं और वहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा, मतलब केमिकल एनर्जी बनने का काम वहाँ भी होता है, एटीपी फॉर्मेशन का काम वहाँ भी होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी थोड़ा सा डीएनए, स्मॉल डीएनए और राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के तरह से दोनों में पाया जाएगा। तो दोनों एक तरह से सिमिलर एनालॉगस मेटाबॉलिक फंक्शंस कर रहे हैं। सिमिलर एनालॉगस मेटाबॉलिक फंक्शन, एनालॉगस फंक्शन का मतलब दोनों की, एनालॉगी के मतलब होता है कि जिनकी ओरिजिन डिसिमिलर हो लेकिन फंक्शन एक तरह से कर रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों फंक्शन एक तरह से कर रहे हैं, दोनों के ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर एक तरह से हैं और दोनों मेटाबॉलिक फंक्शंस में एनालॉगी है। इसमें भी डीएनए है और इसमें भी राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट में भी छोटा सा डीएनए है और उसमें भी राइबोसोम्स हैं। तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में जेनेटिक सर्टेन डिग्री ऑफ जेनेटिक ऑटोनॉमी है, सर्टेन डिग्री ऑफ जेनेटिक ऑटोनॉमी दोनों में एग्जिस्ट करती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ऑर्गेनेल्स एक तरह से नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। एनिमल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। एनिमल सेल में भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा और प्लांट सेल में भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। प्लांट सेल में एक बिग मेम्ब्रेनस वैक्यूल होती है जो कि एनिमल सेल के वैक्यूल से काफ़ी बड़ी होती है और वो जो है सेक्रेटरी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करती है। जो मेम्ब्रेनस वैक्यूल होगी दैट इज ऑफ बिग साइज, दैट इज बिग देन माइक्रोबॉडीज ऑफ एनिमल सेल। माइक्रोबॉडीज जो होती हैं वो हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ वेसिकल्स होती हैं, उसमें छोटी बड़ी बहुत तरह की होती हैं। वो लाइसोसोम या दूसरी वेसिकल से वो मेम्ब्रेनस वैक्यूल काफ़ी बड़ी होती है और उसको ऑस्मोटिक बैलेंस भी बनाने में सेल के कुछ हेल्पफुल होती है वो। फिर हम आते हैं कि प्लांट सेल में भी कुछ 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। एनिमल सेल में भी है 9+2 अरेंजमेंट। फिर हम आएंगे कंपैरिजन में कि पेरिफेरी की तरफ माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल में या प्लांट सेल में पेरिफेरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफेरी की साइड में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल में पाए जाएंगे, प्लांट सेल में पाए जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल के बाद नंबर आ गया माइक्रोफिलामेंट का। माइक्रोफिलामेंट एनिमल सेल में भी पाए जाएंगे, प्लांट सेल में भी पाए जाएंगे। जो इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो 9+2 अरेंजमेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल है, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। और एक बात आती है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में है नहीं, उसका फंक्शन दूसरी चीज़ें करती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समराइज कर लिया एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। ये एक जनरल डायग्राम है
जनरल डायग्राम ऑफ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन आइडियलाइज्ड एनिमल सेल। बहुत सारे सेल्स के स्ट्रक्चर को इसमें एक जगह कंसोलिडेट कर दिया गया है, तो बहुत सारे सेल्स के फंक्शन आते हैं। एक बार हम फिर से पूरे अब तक के 2-3 लेक्चर को बहुत ब्रीफ में समराइज़ कर दे रहे हैं। हुक ने सबसे पहले 1665 में अपना सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद 1674 करीब 9 साल के बाद लिवेनहॉक आए, जिन्होंने फ्री सेल को डिस्कवर किया और कुछ न्यूक्लियस देखा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर। इस 1674 की बात हो गई। उसके बाद से करीब 150 साल बीत गए, उससे कुछ ज़्यादा ही बीत गए। 1674 के बाद आ गया 1831, जिसमें ब्राउन ने सबसे पहले ये बताया कि सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सभी सेल्स में, और वो न्यूक्लियस को घेरे हुए मैटर हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो घेरे हुए पदार्थ है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जा रहा है। उस प्रोटोप्लाज्म को इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या कैरियोप्लाज्म कहते हैं, और आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस उस प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहीं से सेल की डिफिनीशन आ गई कि एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ प्रोटोप्लाज्म का मास, जो कि अपने बीच में एक न्यूक्लियस रखता है। प्रोटोप्लाज्म के उस हिस्से को जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के बाहर प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहीं से स्लीडन और स्वान की, स्लीडन जो कि एक बॉटनिस्ट था और स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट था, प्राणी वैज्ञानिक था, उन दोनों ने मिलके सेल थियरी को दे दिया। जब सेल की पूरी डिफिनीशन आ गई तो उसने सेल थियरी दे दिया। और उन लोगों ने ये बताया कि पृथ्वी पर प्राणियों में बहुत सारी विभिन्नता है, लेकिन सभी प्राणी सेल के बने हुए हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि सभी सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन के रूप में समान कार्य करते हैं जीवों में। इसके बाद से ये बात तो हो गई 1838 और 1839 की। उसके बाद थोड़ा समय बीता तो विर्चाउ आए 1855 में। विर्चाउ ने इस सेल थ्योरी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, उसको बढ़ा दिया विर्चाउ ने। और विर्चाउ ने अपने फेमस एफोरिज्म में कहा ऑमनिस सेलुली ई सेलुला, जिसके मतलब होते हैं ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होते हैं। और यहीं से बात आ गई कि सेल डिवीज़न जो है एक बहुत सेंट्रल फिनोमेना है। और यहीं से फिर डिस्कवर हुई माइटोसिस। फ्लेमिंग ने 1880 में माइटोसिस को डिस्कवर किया कि माइटोसिस के द्वारा सेल्स अपनी जनरेशन मेंटेन करते हैं, सेल से सेल बनाते रहते हैं। फिर उसके बाद से इम्ब्रियो का डेवलपमेंट आया और ये कहा गया कि इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो स्पर्म न्यूक्लियाई और एग न्यूक्लियाई के फ्यूज़न से होता है। और इस बात को उन्होंने हर्टविग ने बताया 1875 में। इसके बाद से जो है फिर चूँकि उस समय तक हमारे जो टूल्स थे वो बहुत लिमिटेड थे, तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लिमिटेड था। लेकिन आज के भी संदर्भ में देखें तो उस समय की जो सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। आज जबकि हमारे इंस्ट्रूमेंट बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं और हमारे पास बहुत सारे बायोकेमिकल डेटा अब आ गए हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल एनालिसिस की विधियां आ गई हैं, फिर हम सेल, एक लिविंग सेल की डिफिनीशन पर आ गए मॉडर्न युग में। और ये कहा गया कि किसी भी लिविंग सेल को होने के लिए 4 थिंग्स का, 4 बातों को होना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि सेल के पास अपनी एक
परमेबल बैरियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सेलेक्टिव परमेबल बैरियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए जो सेल के इंटरनल के कंटेंट्स और सेल के बाहर के कंटेंट्स को सेपरेट करे, उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स या आयंस मूव करें। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि सेल्स इनहेरिट करें और उसको अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसमिट करें। इनहेरिट मतलब जो हम अपने माता पिता से पाते हैं, विरासत में पाते हैं, वो इनहेरिटेंस होता है, और जो हम उसको ट्रांसमिट करते हैं वो ट्रांसमिशन हो जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, जो कि हमारे क्रोमोसोम्स में इनकोडेड रहता है, जो हमारे डीएनए में इनकोडेड रहता है। जो डीएनए है वही क्रोमोसोम हो जाता है, तो वो इनकोडेड मैसेज जो है वो जनरेशन दर जनरेशन पास होते रहते हैं। तीसरी बात आई कि सेल्स परफॉर्म कैटलाइज्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस, उसमें कुछ मैटर्स को डिग्रेड करते हैं, कुछ सिंथेसाइज करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, और इसको कहा गया कि ये चीज़ कही जाती है मेटाबॉलिज्म। तो सेल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है लिविंग सेल। और फोर्थ बात जो निकल के आई वो हुआ कि मोटिलिटी का होना ज़रूरी है। सेल चाहे मूव करे या सेल के अंदर ही मूवमेंट हो, तो ये भी लिविंग सेल के लिए बहुत आवश्यक है। ये सारी बातें हो गई और चलती रही सभी सेल्स में। फिर हमारे आगे आ जाते हैं वायरसेस, जो हमारी सेल की थियरी पर फिट नहीं बैठते। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के हो जाते हैं वायरसेस। इन वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सिंथेसाइज करने वाली मशीनरी एब्सेंट है, बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है। तो उन 4 कैटेगरीज में से जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, बकिया 3 कैटेगरी एब्सेंट नहीं है। सेलेक्टिव बैरियर मेम्ब्रेन नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, और थर्ड हो गई मोटिलिटी नहीं है। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और उसको बायोसिंथेसिस करने की इसके पास कोई मशीनरी नहीं है। तो इसलिए जो वायरसेस हैं वो सेल की डिफिनीशन में फिट नहीं बैठते। तो ये एक सेल थ्योरी का ऑब्जेक्शन भी बनता है कि वायरसेस डू नॉट फिट इन द सेल थ्योरी। यस, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कैटेगरी बन जाते हैं। और आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।